Okay, yes, people, good morning to all of you. Welcome to DS Virtual. आज हम CMA फाइनल का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर शुरू करेंगे। देखो बेटा, CA फाइनल का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड CM फाइनल का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिल्कुल सेम है, सिलेबस बिल्कुल सेम है। फिर भी हम CA फाइनल का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अलग से करेंगे, हम CM फाइनल का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अलग से करेंगे। मतलब जो बच्चे CA में कर रहे हो वो मेरा CM फाइनल का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्लास करोगे, जो बच्चे CA कर रहे हैं वो लोग CA फाइनल का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लास करेंगे। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग CM फाइनल का। देखो बेटा, ये बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, बहुत कॉन्सेप्चुअल पेपर है। इस पेपर में तुम 80 मार्क्स टारगेट कर सकते हो। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो डेफिनेटली तुम्हें 80 मार्क मिलेगा। ठीक है, हाँ, 80 मार्क सिक्योर करने के लिए तुम्हें कॉन्सेप्चुअली पढ़ना होगा। चलो पहले हम सिलेबस देखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन पैटर्न देखेंगे, फिर इसके बाद एक एक चैप्टर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले लिखो सिलेबस। देखो, ये पेपर में तुम्हारा दो पार्ट है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पेपर है ना, इसमें दो पार्ट्स है। द फर्स्ट पार्ट विल बी कॉस्टिंग। हाँ, मैं क्लास को थोड़ा स्लो ले रहा हूँ क्योंकि जो नॉर्मल स्पीड होता है ना, वही नॉर्मल स्पीड में मैं जा रहा हूँ। अगर तुम्हें क्लास और थोड़ा स्पीड चाहिए तो तुम एक काम कर सकते हो, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन में एक पॉइंट है जहाँ पे तुम स्पीड बढ़ा सकते हो, स्पीड कम भी कर सकते हो। अगर तुम गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव मतलब लैपटॉप में क्लास कर रहे हो तो वहाँ पे ऑप्शन है कि तुम्हें प्ले स्पीड कितना मेंटेन करना है। तो ठीक है, तो तुम उसके हिसाब से प्ले स्पीड मेंटेन करो। फिर भी क्योंकि मैं नोट्स लिखूंगा, फिर उसके बाद उसको समझाऊंगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो स्पीड में जा रहा हूँ वो एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए सही रहेगा। तो ये जो CM फाइनल का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर है, इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट होता है कॉस्टिंग और एक पार्ट होता है ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, तो पहले हम ऑपरेशन रिसर्च का डिटेल्स लिखेंगे। मतलब ऑपरेशन रिसर्च जो पार्ट है, मतलब उसको QT मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद ऑपरेशन रिसर्च वो भी बोल सकते हो। ऑपरेशन रिसर्च का कुछ पोर्शन जो CM का इंटर का ग्रुप 2 था, एक पेपर ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब 80% चैप्टर सेम है। फिर भी हम CMA फाइनल में वो ऑपरेशन वाला पोर्शन को और एक बार डिस्कशन करेंगे। पहले तुम्हें ऑपरेशन रिसर्च में पढ़ना पड़ेगा असाइनमेंट, फिर उसके बाद पढ़ना पड़ेगा ट्रांसपोर्टेशन, फिर सिमुलेशन, लर्निंग कर्व, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, CPM पार्ट। बस 1 2 3 4 5 6, ये 6 चैप्टर है तुम्हारा सेम फाइनल कॉस्टिंग का पेपर में जो ऑपरेशन पार्ट है। अब चलो कॉस्टिंग का सिलेबस हम देखेंगे। पहले तुम्हें पढ़ना पड़ेगा मार्जिनल कॉस्टिंग, ये इंटर में भी था। फिर उसके बाद तुम पढ़ोगे रिलेवेंट कॉस्टिंग, फिर उसके बाद मेकर बाय डिसीजन, फिर उसके बाद की फैक्टर डिसीजन, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग,
फिर उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, नेक्स्ट बजटिंग, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जस्ट इन टाइम, टारगेट कॉस्टिंग, फिर बैलेंस स्कोर कार्ड, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बस इतना सा सिलेबस है। देखो ये जो अप टू ट्रांसफर प्राइसिंग, इसको मैं एक बॉक्स मतलब कलरिंग कर देता हूं। ये एकदम मान लो कि ये एक ही चैप्टर है, मतलब ये सारे के सारे मार्जिनल कॉस्टिंग एंड रिलेवेंट कॉस्टिंग का एप्लीकेशन, मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग, रिलेवेंट कॉस्टिंग, मेक और बाय डिसीजन, की फैक्टर डिसीजन, सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड ट्रांसफर प्राइसिंग, ये एक ही चैप्टर को बेस करता है, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग का दूसरा नाम होता है रिलेवेंट कॉस्टिंग, मतलब मार्जिनल कॉस्ट रिलेवेंट कॉस्ट में कुछ फर्क नहीं है। मार्जिनल कॉस्टिंग का दूसरा नाम होता है रिलेवेंट कॉस्टिंग। आप बोलेंगे सर हम जो इंटर में पढ़े थे मार्जिनल कॉस्टिंग क्या उतना सा कंसेप्ट में सारे चैप्टर हो जाएगा? नहीं बेटा, वहां पे तुम मार्जिनल कॉस्टिंग का सीवीपी एनालिसिस किए थे। सीवीपी एनालिसिस का मतलब कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस किए थे। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में क्या होता था, मतलब कुछ बेसिक इंडिकेटर वाला फॉर्मूला हम डिस्कशन किए थे, मतलब पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, मार्जिन सेफ्टी क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, एक्सेट्रा। लेकिन उसका एप्लीकेशन को कहते हैं रिलेवेंट कॉस्टिंग। तो हम पहले मार्जिनल कॉस्टिंग का थोड़ा रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद रिलेवेंट कॉस्टिंग, मतलब एक ही चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग, रिलेवेंट कॉस्टिंग, मेक और बाय डिसीजन, की फैक्टर डिसीजन, सब कॉन्ट्रैक्टिंग डिसीजन, ट्रांसफर प्राइसिंग। जब ट्रांसफर प्राइसिंग खत्म होगा तब तुम तो उसके बाद तुम सोचोगे कि मेरा मार्जिनल कॉस्टिंग एंड रिलेवेंट कॉस्टिंग का चैप्टर खत्म हो गया। तो मार्जिनल कॉस्टिंग एंड रिलेवेंट कॉस्टिंग का इतना ही पार्ट है, इसको तुम और डिसीजन मेकिंग भी बोल सकते हो। तो इसके ऊपर में लिख दो कि ये डिसीजन मेकिंग का पोर्शन है, मतलब डिसीजन मेकिंग में 1 2 3 4 5 6 कंपोनेंट है, मार्जिनल कॉस्टिंग, रिलेवेंट कॉस्टिंग, मेक और बाय डिसीजन, की फैक्टर डिसीजन, सब कॉन्ट्रैक्टिंग डिसीजन, ट्रांसफर प्राइसिंग डिसीजन। फिर उसके बाद हम बाकी जो भी चैप्टर है ना, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये सेपरेट चैप्टर है, बजटिंग सेपरेट चैप्टर है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जस्ट इन टाइम, मतलब एक कॉस्टिंग का कंसेप्ट लगेगा, लेकिन जो डिफरेंट टेक्निक्स रहेगा। तो ठीक है, चलो पहले हम कॉस्टिंग का पोर्शन शुरू करेंगे। ठीक है, ऑपरेशन वाला पोर्शन अभी शुरू हम नहीं करेंगे इस लॉजिक से क्योंकि ऑपरेशन वाला पोर्शन हमारा इंटर का मतलब इंटर ग्रुप 2 का ओएम में था, तो ऑपरेशन पोर्शन को हम बाद में कवर करेंगे या डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम कॉस्टिंग का पोर्शन डिस्कशन करेंगे, मतलब कॉस्टिंग का सिलेबस खत्म होने के बाद ऑपरेशन रिसर्च को हम मूव करेंगे। चलो देखो, चैप्टर का नाम देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग, ऑब्लिक रिलेवेंट कॉस्टिंग, ऑब्लिक डिसीजन मेकिंग। बस ये तीनों चैप्टर हम साइमल्टेनियसली शुरू करेंगे, मतलब ये तीनों चैप्टर नहीं है, एक ही चैप्टर, मार्जिनल कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग, रिलेवेंट कॉस्टिंग। देखो बेटा, मैं इंटर का मार्जिनल कॉस्टिंग का जो भी क्लास है मैं फाइनल में उसको नहीं देना चाहते हूँ, क्योंकि तुम इंटर में मार्जिनल कॉस्टिंग करके आए हो, तुम इंटर का नोट्स रिवाइज करो। अगर तुम्हें इंटर का मार्जिनल कॉस्टिंग का क्लास चाहिए तो तुम इस नंबर में मुझे व्हाट्सअप करो। अगर तुम मेरा फाइनल ऐसे मतलब कॉस्टिंग का क्लास कर रहे हो, ठीक है, तो तुम मुझे इस नंबर में व्हाट्सअप करो कि सर मुझे इंटर का क्लास चाहिए, इंटर का मार्जिनल कॉस्टिंग का लगभग 8 क्लास है, मैं उसको सेपरेटली तुम्हें दे दूंगा।
अगर इंटर का 8 क्लास हम करेंगे तो मार्जिनल कॉस्टिंग फाइनल में बहुत लेंदी हो जाएगा, तो थोड़ा सा एप्लीकेशन होगा। इंटर का जो भी फॉर्मूला था वो फॉर्मूला थोड़ा सा एप्लीकेशन होगा। फिर भी मैं यही गारंटी दे रहा हूं कि वो फॉर्मूला तुम्हें याद है। अगर याद नहीं है तो मैं याद दिलाऊंगा, तो ठीक है। फिर मैं वो फॉर्मूला, मतलब कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिर पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है सर, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, या 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, वो होता है तुम्हारा पीवी रेशियो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट, सारे फार्मूला मैं रिवीजन कर दूंगा मेरे फाइनल का क्लास में, तो ठीक है। अगर तुम्हें और थोड़ा बेसिक चाहिए तो तुम मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर मुझे इंटर का मार्जिनल कॉस्टिंग का क्लास चाहिए, प्लीज मुझे इंटर का मार्जिनल कॉस्टिंग का 8 क्लास या 7 क्लास जो भी है वो प्रोवाइड कर दीजिए, मैं तुम्हें सेपरेटली दे दूंगा। फिर भी वो इंटर का जो भी मार्जिनल कॉस्टिंग का क्लास है ना, मेरे यूट्यूब चैनल में पब्लिक मोड में अवेलेबल है। तो चलो, हम बेसिकली इंटर का रेफरेंस अभी नहीं लेंगे, हम फाइनल का कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे। देखो बेटा, जो कॉस्टिंग होता है ना, कॉस्टिंग 2 प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग अगर तुम बोलोगे तो कॉस्टिंग कैन बी 2 टाइप्स। एक होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तुम मेरे साथ साथ नोट करते रहो। एक होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक होता है मार्जिनल कॉस्टिंग। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि मार्जिनल कॉस्टिंग का दूसरा नाम होता है रिलेवेंट कॉस्टिंग। तो बार बार मैं रिलेवेंट कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्टिंग या डिसीजन की नहीं बोलूंगा। मैं एक बार मार्जिनल कॉस्टिंग बोल दिया उसका मतलब रिलेवेंट कॉस्टिंग, एक अगर मैं रिलेवेंट कॉस्टिंग बोल दिया तो उसका मतलब भी मार्जिनल कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग का 2 पार्ट है, एक होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक होता है मार्जिनल कॉस्टिंग। ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग को भी कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्टिंग या ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। तो इसका ब्रैकेट में लिख सकते हो तुम हिस्टोरिकल कॉस्टिंग और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ठीक है, चलो अब देखो मार्जिनल कॉस्टिंग कहां अप्लाई होगा, ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग कहां अप्लाई होगा। देखो बेटा, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, रेगुलर प्रोडक्ट है, तो उसका कॉस्ट कंप्यूटेशन करने के लिए तुम्हें ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग फॉलो करना पड़ेगा। अगर तेरे पास एक ऑफर आ रहा है, तो उसका कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए, उसका प्रॉफिटेबिलिटी देखने के लिए तुम्हें मार्जिनल कॉस्टिंग का सहारा लेना पड़ेगा। तो ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग कहां फॉलो होगा, तुम बोलो सर ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग विल फॉलो टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी या कॉस्ट ऑफ रेगुलर प्रोडक्ट। तो लिखो टू नो टोटल कॉस्ट ऑफ रेगुलर प्रोडक्ट, you will apply absorption costing। रेगुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने के लिए हम ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग फॉलो करेंगे। सर मार्जिनल कॉस्टिंग कहां अप्लाई होगा, देखो टू नो द कॉस्ट ऑफ ऑफर का कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग अप्लाई होगा। तो टू नो द कॉस्ट ऑफ न्यू ऑफर, ओके। अब बोलेंगे सर रेगुलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ऑफर का मतलब क्या होता है। देखो मैं एग्जांपल के साथ तुम्हें समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, तुम भी एग्जांपल के साथ समझने के लिए कोशिश करो। मान लो मेरा प्लांट का जो कैपेसिटी है ना वो 1000 यूनिट का, मतलब मेरे पास जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री का कैपेसिटी 1000 यूनिट्स, वो फैक्ट्री 1000 यूनिट्स बना सकता है। मैं 1000 यूनिट्स बनाऊंगा अगर मेरा मार्केट डिमांड 1000 यूनिट्स के लिए आएगा। अगर मेरे मार्केट डिमांड 1000 यूनिट्स के लिए नहीं आ रहा है, अगर मेरे मार्केट डिमांड मान लो कि 700 के लिए आ रहा है, तो ऑल्दो मेरे कैपेसिटी 1000 यूनिट्स है, फिर भी मैं 1000 यूनिट्स नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरा मार्केट डिमांड कितना 700 यूनिट्स। तो मान लो तुम्हारा मार्केट डिमांड 700 यूनिट्स, तो अब तुम कितना प्रोडक्शन करोगे 700 यूनिट्स। 700 यूनिट्स क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास कैपेसिटी है 1000 यूनिट्स बनाने का, लेकिन अगर तुम 1000 यूनिट्स बनाओगे तो 1000 यूनिट्स सेल नहीं हो पाएगा। तो हमारा मार्केट में कितना डिमांड है, तो 700 यूनिट्स।
तो तुम 700 यूनिट सेल कर सकते हो, इसीलिए तुम 700 यूनिट्स बनाओगे। अगर तुम ज्यादा बनाओगे तो तुम्हारा स्टॉक रह जाएगा। चलो, तो मैं अभी बनाता हूं 700 यूनिट्स। मेरे पास आइडियल कैपेसिटी कितना, 300 यूनिट्स। ठीक है, मैंने ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किया, फिर मेरा मार्केट डिमांड को पुश किया, मतलब मेरे मार्केट डिमांड को इंक्रीज किया। तो मान लो मेरा मार्केट डिमांड 800 हो गया, अब मैं कितना यूनिट्स प्रोडक्शन करूंगा, 800 यूनिट्स। तो मेरा आइडियल कैपेसिटी कितना रहेगा, 200 यूनिट्स। तो ठीक है, चलो, ये जो रेगुलर प्रोडक्ट का मतलब होता है, मतलब एक बार तुमने सेल कर दिया, इसको रेगुलर प्रोडक्ट नहीं कहते। तो हर साल अगर तुम देखोगे तो ऑन एन एवरेज तुम्हारे पास 800 डिमांड्स आएगा। तो ठीक है, चलो, अब तुमने सोचा कि चलो और एडवर्टाइजमेंट करके कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा, मतलब हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो मार्केट डिमांड नहीं बढ़ेगा। तो मेरे पास अभी कितना आइडियल कैपेसिटी है, 200 यूनिट्स का आइडियल कैपेसिटी है। मान लो कि फॉरेन कस्टमर तुम्हें 200 यूनिट्स मांग रहा है, फिर तुमने सोचा कि तुमने पूछा वो फॉरेन कस्टमर को कि सर ये जो 200 यूनिट तुम मांग रहे हो या डिमांड कर रहे हो, क्या या इसको तुम रेगुलरली डिमांड करोगे? वो बोला नहीं नहीं, मुझे एट ए टाइम, मतलब एक बार चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हारे पास बहुत 200 यूनिट से नहीं लूंगा। मतलब ये जो 200 यूनिट से आया, क्या ये मेरा रेगुलर प्रोडक्शन होगा? नहीं। जब तुम्हें ऑफर मिल रहा है उस वक्त तुम रेगुलर मार्केट के लिए 800 बनाओगे प्लस 200 यूनिट्स ऑफर के लिए मैन्युफैक्चरिंग करोगे। तो ये जो 200 यूनिट्स, इसको कहते हैं ऑफर, मतलब जो बार बार हर बार नहीं आएगा। रेगुलरली जो नहीं आएगा उसको कहते हैं ऑफर, रेगुलरली जो डिमांड आएगा उसको कहते हैं रेगुलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो 200 यूनिट्स, इसको कहते हैं ऑफर। अगर ये 200 यूनिट्स का कॉस्ट तुम निकालोगे तो तुम मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करोगे। अगर ये 800 का कॉस्ट तुम निकालोगे तो उसके लिए तुम्हें ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग फॉलो करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है? देखो बेटा, ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग अगर तुम टोटल कॉस्ट निकालोगे, ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग के हिसाब से अगर तुम टोटल कॉस्ट निकालोगे तो इसमें दो पार्ट आएगा, वेरिएबल कॉस्ट भी आएगा, फिक्स कॉस्ट भी आएगा। अगर तुम मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से टोटल कॉस्ट निकालोगे तो इसमें ओनली वेरिएबल कॉस्ट आएगा, मतलब जिसको कहते हैं रिलेवेंट कॉस्ट। इसका मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को हम इग्नोर करते हैं। आप बोलेंगे सर क्या हमेशा फिक्स कॉस्ट इग्नोर होगा? नहीं, उसका कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट हम डिस्कशन करेंगे। अगर तुम ओवरऑल देखोगे तो मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट इग्नोर होता है, ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग में बोथ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर होता है। अगर तुम ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग के हिसाब से बोलोगे कि कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, क्योंकि ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट दोनों चीज आएगा। ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। अगर तुम मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट बोलोगे तो ओनली वेरिएबल कॉस्ट आएगा। ठीक है, चलो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होगा क्या नहीं होगा हम तो बाद में दिखेंगे, लेकिन अभी इतना सा ही याद रखो कि ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट का मतलब होगा वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट का मतलब होगा ओनली वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो लिखो मेरे साथ साथ ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग क्या होते हैं। लिखो, इफ मैनेजमेंट वुड लाइक टू नो the total cost of a regular product, if management would like to know the total cost of a regular product, underline the word regular product, then we should follow absorption costing। अगर मैनेजमेंट पूछेगा कि चलो रेगुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या होगा, तो हम रेगुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालेंगे कौन सा कॉस्टिंग के हिसाब से? ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग के हिसाब से। अब बोलेंगे सर ये रेगुलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? रेगुलर प्रोडक्ट मींस
और रेगुलर प्रोडक्ट मीन्स व्हिच हैज डिमांड इन डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट में जिसका डिमांड है, डोमेस्टिक मार्केट में जिसका डिमांड है उसको कहते हैं रेगुलर प्रोडक्ट। फुल स्टॉप। द प्रोडक्ट which has been produced, the product which has been produced regularly is called as रेगुलर प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट को तुम रेगुलरली प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब ऑकेजनली नहीं, आज प्रोडक्शन किया एक ही कस्टमर के लिए फिर बंद कर दिया, फिर जब कस्टमर पूछेगा तो उसको तुम प्रोडक्शन करोगे, वो रेगुलर प्रोडक्ट नहीं होता है। रेगुलर प्रोडक्ट का मतलब होता है जिसको तुम प्रोड्यूस करोगे या प्रोडक्शन करोगे इररेस्पेक्टिव ऑफ कस्टमर डिमांड। मतलब कस्टमर डिमांड अभी नहीं आया है फिर भी तुम उसको प्रोड्यूस करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि आगे कस्टमर का डिमांड आएगा, तुम उसको सेल करोगे, तो उसको कहते हैं रेगुलर प्रोडक्ट। फिर कस्टमर का ऑर्डर आने के बाद तुमने प्रोड्यूस किया, सेल कर दिया, फिर बंद कर दिया, नेक्स्ट जब कस्टमर का ऑर्डर आएगा फिर उसको प्रोड्यूस करोगे, वो रेगुलर प्रोडक्ट नहीं होते, वो ऑफर होते हैं। समझ में आया क्या होता है रेगुलर प्रोडक्ट और क्या होता है ऑफर? हाँ सर समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट लिखो मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, लिखो इफ मैनेजमेंट wants to know minimum price, चलो ऐसे मत लिखो, if management wants to know cost of offer then we will apply marginal costing। अगर मैनेजमेंट बोलेगा कि ऑफर में कितना खर्चा होगा, वो ऑफर को मीट करने के लिए हमें कितना खर्चा होगा, तो हम उस वक्त अप्लाई करेंगे या फॉलो करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। तो लिखो इफ यू वांट टू नो मिनिमम प्राइस to be charged, अगर हम यही जानने के लिए चाहेंगे कि कितना मिनिमम हम चार्ज करेंगे, इस वर्ड को ध्यान दो, इफ वी वांट टू नो मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज, हम कम से कम कितना चार्ज करेंगे फ्रॉम द कस्टमर फॉर न्यू प्रोडक्ट ऑब्लिक ऑफर। वो ऑफर के लिए वो कस्टमर को हम मिनिमम कितना चार्ज करेंगे। देखो बेटा मैक्सिमम तो मैं कितना भी चार्ज कर सकता हूं, लेकिन वो प्रोडक्ट वो ऑफर के लिए मुझे मिनिमम इतना चार्ज करना है, उससे कम अगर वो पेमेंट करेगा तो मैं वो ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। वो ऑफर के लिए वो कस्टमर को मैं मिनिमम कितना चार्ज करूंगा, चलो मिनिमम 100 रुपया मुझे चार्ज करना है, हाँ मैं कोशिश करूंगा कि 100 से ज्यादा चार्ज करने के लिए, वो कोशिश करेगा कि कम करने के लिए, लेकिन 100 से अगर नीचे होगा तो मैं उसके प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज इसको भी कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट या रिलेवेंट कॉस्ट। तो तुम मार्जिनल कॉस्टिंग कब फॉलो करोगे, अगर एक ऑफर का मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज कंप्लीट करोगे तो उस वक्त तुम्हें मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करना होगा। If we want to know minimum price to be charged from the customer for new product oblique offer, then we will follow marginal costing। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आरो देख लिखो ऑफर का मतलब क्या होता है। लिखो
ऑफर मीन्स क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स। ऑफर हमेशा फिनिश गुड्स के लिए आएगा, तो ऑफर का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स इन एडिशन टू द रेगुलर प्रोडक्ट फ्रॉम आउटसाइड मार्केट। आउटसाइड मार्केट से अगर तुम्हें कुछ डिमांड आ रहा है फिनिश गुड्स का या फिनिश प्रोडक्ट का, उसको कहते हैं ऑफर। फिर ऑफर बार बार रेगुलरली नहीं आएगा, ऑफर ओकेजनली आता है, ठीक है। बस ये हो गया तुम्हारा ऑफर, मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज एंड रिलेवेंट कॉस्टिंग का यूज। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है उसका यूज, फिर रिलेवेंट कॉस्टिंग क्या होता है उसका यूज, फिर उसके बाद रेगुलर प्रोडक्ट क्या होता है एंड ऑफर क्या होता है। ओके, तो नेक्स्ट लिखो वेरिएबल ओवरहेड। देखो बेटा, जो जब तुम इंटर का क्लास कर रहे हो, तो जब तुम इंटर का क्लास क्या था उस वक्त मैंने बताया था कि वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है। वेरिएबल ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको कहते हैं ओवरहेड। अगर वो वेरिएबल होगा तो वेरिएबल ओवरहेड, अगर वो फिक्स होता है तो उसको कहते हैं फिक्स ओवरहेड। वेरिएबल का मतलब जो क्वांटिटी के साथ वेरी करेगा प्रोपोर्शनेटली, जो वेरी नहीं करेगा उसको कहते हैं फिक्स ओवरहेड। तो ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है, फिक्स ओवरहेड क्या होता है, ये सब हमें मालूम है। तो वेरिएबल ओवरहेड का मतलब होता है इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे ये वेरिएबल ओवरहेड का इंप्लीकेशन क्या होता है कॉस्टिंग पेपर में। लिखो ऑल indirect cost indirect material, indirect labor and indirect expenses varies with volume of production. Is called as variable overhead. अगर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रोडक्ट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के साथ वेरी करेगा, मतलब क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो भी चेंज हो जाएगा। अगर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो वो भी इंक्रीज होगा, अगर वो डिक्रीज हो रहा है वो भी डिक्रीज होगा प्रोपोर्शनेटली, देन उसको कहते हैं वेरिएबल ओवरहेड। नेक्स्ट लाइन और होते लिखो, देखो जो वेरिएबल ओवरहेड है ना, वो कभी कभी क्वांटिटी के हिसाब से वेरी हो सकता है, नहीं तो रॉ मटेरियल के हिसाब से वेरी हो सकता है, नहीं तो लेबर आवर के हिसाब से वेरी हो सकता है। आप बोलेंगे सर ऐसे क्यों, हमने तो इंटर में पढ़ा था कि वेरिएबल ओवरहेड हमेशा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के साथ वेरी करेगा। देखो कुछ कुछ वेरिएबल ओवरहेड ऐसे हैं, मतलब कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो लेबर आवर के साथ वेरी करेगा। अच्छा, वो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है तो इसीलिए उसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। फिर वो प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं करेगा। देखो तो एक छोटा सा एग्जांपल समझो, बहुत सिंपल। मान लो एक एक्सपेंसेस वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स के साथ, वो वेरिएबल ओवरहेड हो जाएगा। हाँ, अगर एक एक्सपेंसेस वो वेरी कर रहा है लेबर आवर के हिसाब से, फिर लेबर आवर वेरी कर रहा है क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स के हिसाब से, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये जो एक्सपेंसेस वो क्वांटिटी के साथ वेरी किया ना। हाँ, तो उस वक्त उसको भी हम बोलेंगे वेरिएबल ओवरहेड। इसका मतलब जो डेफिनेशन तुमने इंटर में पढ़ा था कि वेरिएबल ओवरहेड हमेशा क्वांटिटी के साथ वेरी करेगा। हाँ बेटा, क्वांटिटी के साथ तो वेरी करेगा, लेकिन उसका लिंक कभी कभी डायरेक्टली क्वांटिटी के साथ हो सकता है,
नहीं तो उसका लिंक कभी कभी लेबर आवर के साथ हो सकता है, और उसका लिंक भी कभी कभी मटेरियल के थ्रू क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स के साथ भी हो सकता है। तो उस वक्त हमेशा क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली मटेरियल इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा। क्वांटिटी इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली लेबर आवर इंक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा। इसका मतलब एक्सपेंसेस मतलब वेरिएबल ओवरहेड हमेशा क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स के साथ वेरी करेगा। जो डेफिनेशन तुमने इंटर में पढ़ा था वो डेफिनेशन सही था, लेकिन और उसको और थोड़ा सा क्लियरली देखो कि हाँ एक्सपेंसेस हमेशा क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स के साथ वेरी करेगा, लेकिन कभी कभी एक्सपेंसेस डायरेक्टली लिंक होता है फिनिश गुड्स क्वांटिटी के साथ, कभी कभी एक्सपेंसेस डायरेक्टली लिंक नहीं होता है फिनिश गुड्स के साथ, वो इनडायरेक्टली लेबर आवर के थ्रू लिंक होता है क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स के साथ, कभी कभी वो इनडायरेक्टली मटेरियल के साथ लिंक होता है क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स के साथ। तो ये तीनों सिचुएशन में हम उसको बोलेंगे वेरिएबल ओवरहेड। इसको लिखने का दरकार नहीं है, मैंने समझा दिया, तुम समझ लिया, बस यही हमारे लिए बड़ी बात होता है। चलो लिखो, एक एग्जाम्पल के साथ समझो। मान लो मुझे एक वॉल बनाना है, एक वॉल बनाने के लिए मुझे 8 घंटा लगता है, ठीक है। मान लो कि एक वॉल बनाने के लिए तुम्हें 8 घंटा टाइम लगा, तो ठीक है। फिर एक वॉल बनाने के लिए तुम्हारा इनडायरेक्ट मटेरियल 100 पैकेट एट द रेट ऑफ 400, तो कितना 40,000 होगा। एक वॉल बनाने के लिए तुम्हारा इनडायरेक्ट मटेरियल 100 पैकेट्स लगा, एक पैकेट का रेट 400 रुपया, तो टोटल कितना आया 40,000 रुपीज आया। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मान लो कि वो पावर, अब पावर कितना, पावर का मतलब मान लो कि वहां पे लाइट यूज हुआ था, कि जो भी मशीन चल रहा था पावर यूज हुआ था, मान लो कि लाइटिंग, और कितना घंटा के लिए 8 घंटा के लिए, तो मान लो कि 100 यूनिट्स आया। जो इलेक्ट्रिसिटी मैंने यूज किया 100 यूनिट्स आया, एक एट द रेट ऑफ 10 रुपया पर यूनिट, वो सॉरी 1000, हाँ चलो कोई बात नहीं, इसको 1000 करो, 100 यूनिट्स नहीं 1000 यूनिट्स आया, 10 रुपया, तो 10,000 हो जाएगा। तो तुम्हारा टोटल खर्चा हुआ 50,000, तो वेरिएबल ओवरहेड हो जाएगा तुम्हारा 50,000, ठीक है। अब देखो, मान लो मैंने 2 वॉल बना रहा हूं, अब बोलेंगे सर एक वॉल के लिए अगर 8 घंटा लगता है तो 2 वॉल के लिए 16 घंटा लगेगा। हाँ बेटा 16 घंटा तो लगेगा, लेकिन 16 घंटा लगेगा उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है, और फेलियर हो सकता है, रॉ मटेरियल डिले भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हाँ अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा तो 16 घंटा में खत्म हो जाएगा। फिर भी मान लो कि 20 घंटा लगा, अब बोलेंगे सर क्या 2 वॉल बनाने के लिए 20 घंटा लगता है, इसका लॉजिक है? बेटा कुछ भी लग सकता है, 15 घंटा भी हो सकता है, 14 घंटा भी हो सकता है, 16 घंटा भी हो सकता है, 18 घंटा भी हो सकता है, 20 घंटा भी हो सकता है। चलो अब बोलेंगे सर अब इनडायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा। देखो एक वॉल बनाने के लिए तुम्हें यहां पे एक ही वॉल था, यहां पे 2 वॉल है, यहां पे 8 घंटा, यहां पे 20 घंटा। तुम्हारा जो वेरिएबल ओवरहेड है ना, वेरिएबल ओवरहेड का 2 पार्ट है, एक इनडायरेक्ट मटेरियल, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब तुम बोलो इनडायरेक्ट मटेरियल क्या 8 घंटा है 20 घंटा के हिसाब से कंप्यूट होगा, या एक वॉल 2 वॉल के हिसाब से कंप्यूट होगा। आप बोलेंगे सर इनडायरेक्ट मटेरियल तो हमेशा आउटपुट के हिसाब से कंप्यूट होगा, तो इनडायरेक्ट मटेरियल तुम्हें 200 पैकेट लगेगा,
आप बोलेंगे सर 200 से ज्यादा भी हो सकते हैं। हाँ, अगर वेस्टेज होगा तो 200 से ज्यादा लगेगा, अगर सेविंग होगा तो 200 से कम लगेगा। तो मान लो ना वेस्टेज हुआ ना सेव हुआ, तो इसका मतलब तुम्हारा इनडायरेक्ट मटेरियल 200 पैकेट लगेगा एट द रेट ऑफ 400, यानी 80,000। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्या होगा? आप बोलेंगे सर अगर एक वाल के लिए 1000 यूनिट्स, तो दो वाल के लिए 2000 यूनिट्स। बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इधर क्या है? वो पावर। क्या पावर वाल के हिसाब से आएगा या आवर के हिसाब से आएगा? हाँ सर, पावर आवर के हिसाब से आएगा। मतलब पहला केस में एक वाल बनाने के लिए मेरा फैक्ट्री 8 घंटा ओपन हुआ था, अब दो वाल बनाने के लिए मेरा फैक्ट्री 20 घंटा ओपन हो रहा है, तो पावर तो घंटे के हिसाब से आएगा ना। तो आप बोलो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी तुम्हारा पावर, उसका कैलकुलेशन क्या होगा? अगर 1000 यूनिट्स आ रहा है 8 घंटा के लिए, तो 20 घंटे के लिए इतना यूनिट से आएगा, पर यूनिट 10 रुपया होगा, तो ये 25,000 आएगा। तो तुम्हारा वेरिएबल ओवरहेड हो जाएगा 1,05,000। अब तुम्हारा वेरिएबल ओवरहेड हो जाएगा 1,05,000। इसका मतलब अगर तुम्हारा वेरिएबल ओवरहेड इनडायरेक्ट मटेरियल, मैं ये एग्जांपल इसीलिए डिस्कशन कर रहा हूं कि हमें कुछ कॉन्सेप्ट मिलेगा इस एग्जांपल से। अगर मेरा वेरिएबल ओवरहेड इनडायरेक्ट मटेरियल है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल आउटपुट के हिसाब से वेरी करेगा। अगर मेरा वेरिएबल ओवरहेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो लेबर आवर के हिसाब से वेरी करेगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो लिखो आरो देखे। वेरिएबल ओवरहेड शुड वेरीड with the आउटपुट। वेरिएबल ओवरहेड वेरी करेगा आउटपुट के हिसाब से। वेरिएबल ओवरहेड वेरी करेगा आउटपुट के हिसाब से। व्हेन इट कंसिस्ट इनडायरेक्ट मटेरियल। अगर तुम्हारा वेरिएबल ओवरहेड इनडायरेक्ट मटेरियल है, तो वो वेरी करेगा हमेशा आउटपुट के हिसाब से। समझ में आया? हाँ सर। वेरिएबल ओवरहेड should be varied with the labor hour, with the labor working hour, when it consists indirect expenses। अगर ये तुम्हारा इनडायरेक्ट मटेरियल है, वो आउटपुट के हिसाब से वेरी करेगा। अगर ये तुम्हारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो लेबर आवर के हिसाब से वेरी करेगा। अब बोलेंगे सर वेरिएबल ओवरहेड में तो 3 पार्ट था, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल का कंसेप्ट हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कंसेप्ट हो गया। अब हम डिस्कशन करेंगे इनडायरेक्ट लेबर के लिए। चलो, इसका मतलब एक ग्राफ बनाओ मेरे साथ साथ। ये हुआ तुम्हारा वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड का 3 पार्ट है। वेरिएबल ओवरहेड का 3 पार्ट है। एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, और एक होता है इनडायरेक्ट लेबर, और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेरिएबल ओवरहेड का 3 पार्ट है। एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट लेबर, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल
वो वेरी करेगा, वेरी विथ आउटपुट। इनडायरेक्ट मटेरियल हमेशा आउटपुट के हिसाब से वेरी करेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमेशा वेरी विथ लेबर आवर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमेशा लेबर आवर के हिसाब से वेरी करेगा। आप बोलेंगे सर इनडायरेक्ट लेबर, देखो इनडायरेक्ट लेबर वेरी करेगा आउटपुट के हिसाब से भी, आवर के हिसाब से भी। अगर तुम इनडायरेक्ट लेबर को पर यूनिट बेसिस पे पेमेंट कर रहे हो, ध्यान से सोचो, अगर तुम इनडायरेक्ट लेबर को पर यूनिट के हिसाब से पे कर रहे हो तो उस वक्त तुम्हारा इनडायरेक्ट लेबर वेरी करेगा आउटपुट के हिसाब से। अगर तुम इनडायरेक्ट लेबर को पर आवर बेसिस में पेमेंट कर रहे हो तो उस वक्त तुम्हारा इनडायरेक्ट लेबर वेरी करेगा वर्किंग आवर के हिसाब से। तो ये तुम्हारा वेरी करेगा वेरी विथ आउटपुट ऑब्लिक लेबर आवर। ये वेरी करेगा विथ आउटपुट ऑब्लिक लेबर आवर डिपेंडिंग upon the policy of मैनेजमेंट। इसको दो पार्ट में लिखो। इफ पेड ऑन यूनिट बेसिस देन will vary with output। अगर यूनिट बेसिस में पे हो रहा है तो देन will vary with output। if paid on hour basis then will vary with hour। नेक्स्ट लिखो, इन द absence of any information regarding nature of variable overhead then we should presume variable overhead consist indirect expenses only। देखो क्वेश्चन बोला कि वेरिएबल ओवरहेड इतना, लेकिन वो वेरिएबल ओवरहेड क्या वेरिएबल सॉरी इनडायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो नहीं बोला, खाली बोल दिया कि वेरिएबल ओवरहेड इतना। तो उस वक्त तुम्हें यही अज्यूम करना है कि वो वेरिएबल ओवरहेड तुम्हारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, अगर वेरिएबल ओवरहेड का नेचर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है या क्वेश्चन साइलेंट है तो उस वक्त हम यही अज्यूम करेंगे कि वेरिएबल ओवरहेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो लेबर आवर को अगर तुम एनालिसिस करोगे तो लेबर आवर में पेमेंट आवर आएगा, फिर वर्किंग आवर आएगा, फिर आइडल टाइम आवर आएगा। तो वर्किंग आवर के साथ तुम आइडल आवर ऐड करोगे तो पेमेंट आवर होगा। तो लेबर आवर का जो कंपोनेंट होता है ना, पेमेंट आवर इज इक्वल टू वर्किंग आवर प्लस आइडल टाइम आवर। लेबर आवर का कंसेप्ट होता है पेमेंट आवर इज इक्वल टू वर्किंग आवर प्लस आइडल टाइम आवर। तो मैंने लिखा था कि
वर्किंग आवर तुम कंसिडर करना है। तो जो वेरिएबल ओवरहेड इनकर्ड होगा ना, वो वर्किंग आवर में इनकर्ड होगा। वेरिएबल ओवरहेड जब इनकर्ड होगा वो वर्किंग आवर में इनकर्ड होगा। तो लिखो वेरिएबल ओवरहेड डज नॉट कंटिन्यू टू अक्कर ड्यूरिंग ऑन प्रोडक्टिव idle labor hour। variable overhead does not continue to occur during unproductive, जिसको आइडियल टाइम कहते हैं। आइडियल टाइम में वेरिएबल ओवरहेड इनकर्ड नहीं होगा। यहाँ पे जो मैंने लिखा ना कि आवर बेसिस, ये वर्किंग आवर होगा। ये वर्किंग आवर, ठीक है। चलो अभी हम एक कॉस्ट शीट देखेंगे। एक कॉस्ट शीट देखेंगे रेगुलर प्रोडक्ट का, और एक कॉस्ट शीट हम देखेंगे ऑफर का। चलो रेगुलर प्रोडक्ट, कॉस्ट कंप्यूटेशन। रेगुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट कंप्यूटेशन। रेगुलर प्रोडक्ट में मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा। मैं कॉस्ट शीट का फॉर्मेट नहीं लिख रहा हूं। अब लगे सर कॉस्ट शीट का फॉर्मेट तो और कुछ होता था, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट। मैडम मैं कॉस्ट कंप्यूटेशन सिखा रहा हूं कि हाँ रेगुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट अगर हम कंप्यूट करेंगे तो ऐसे कंप्यूट करेंगे। तो मटेरियल, लेबर, फिर वेरिएबल ओवरहेड, फिर उसके बाद फिक्स ओवरहेड आएगा। क्योंकि रेगुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट में दो चीज आएगा, ये तीनों वेरिएबल, ये फिक्स। वेरिएबल भी आएगा, फिक्स भी आएगा। ये होगा टोटल कॉस्ट। बात समझ में आ रहा है? बोलो यस और नो। यस सर। अगर हम ऑफर का देखेंगे तो ऑफर कॉस्ट कंप्यूटेशन, तो मटेरियल लगेगा, लेबर आएगा, वेरिएबल ओवरहेड आएगा। ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट। ये सबको कहते हैं रिलेवेंट कॉस्ट। हम अभी रिलेवेंट कॉस्ट को चर्चा करेंगे क्योंकि ये चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिलेवेंट कॉस्टिंग। तो ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल कॉस्ट। चलो देखो, ये मार्जिनल कॉस्टिंग या डिसीजन मेकिंग, इसमें रिलेवेंट कॉस्ट का ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो पहले हम समझेंगे रिलेवेंट कॉस्ट क्या होता है, क्योंकि रिलेवेंट कॉस्ट समझने के मतलब रिलेवेंट कॉस्ट समझने के बाद हम आगे जा सकते हैं। तो सबसे पहले लिखो व्हाट इज रिलेवेंट कॉस्ट। रिलेवेंट कॉस्ट क्या होता है बेटा? रिलेवेंट कॉस्ट के बिना तुम डिसीजन मेकिंग चैप्टर नहीं समझ सकोगे। तो डिसीजन मेकिंग का चैप्टर समझने के लिए तुम्हें रिलेवेंट कॉस्ट को अच्छे से समझना होगा। और ये रिलेवेंट कॉस्ट बहुत लेंदी टॉपिक है। रिलेवेंट कॉस्ट मटेरियल का क्या होगा, रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर क्या होगा, रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड क्या होगा, वेरिएबल ओवरहेड का रिलेवेंट कॉस्ट, फिक्स ओवरहेड का रिलेवेंट कॉस्ट,
रिलेवेंट कॉस्ट को अभी 1 या 2 क्लास तक डिस्कशन चलेगा रिलेवेंट कॉस्ट के ऊपर। तो चलो लिखो रिलेवेंट कॉस्ट क्या होता है। बेटा रिलेवेंट कॉस्ट का मतलब शॉर्ट में अगर तुम समझोगे तो कॉस्ट टू बी इनकर्ड, कितना खर्चा होगा, कितना खर्चा होगा एक ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए। अगर एक ऑफर को तुम एक्सेप्ट करोगे, वो ऑफर के लिए तुम्हारा कितना खर्चा होगा, उसको कहते हैं ऑफर का रिलेवेंट कॉस्ट। देखो ऑफर एक्सेप्ट करोगे मतलब एक ही पर्टिकुलर खर्चा है, ऑफर एक्सेप्ट करोगे तो भी वो इनकर्ड होगा, ऑफर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो भी इनकर्ड होगा। क्या वो खर्चा ऑफर के लिए रिलेवेंट है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ऑफर अगर तुम एक्सेप्ट करोगे कितना खर्चा होगा, ऑफर एक्सेप्ट नहीं करोगे वो खर्चा नहीं होगा, उसको कहते हैं रिलेवेंट कॉस्ट। और रिलेवेंट का मतलब कितना खर्चा होगा एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफर। अगर ऑफर मतलब एक्सेप्ट होगा तो कितना खर्चा होगा, ऑफर अगर एक्सेप्ट नहीं होगा तो वो खर्चा नहीं होगा, उसको कहते हैं रिलेवेंट कॉस्ट। लिखो रिलेवेंट कॉस्ट के अंदर relevant cost means the cost which helps in decision making। जो खर्चा डिसीजन मेकिंग में मदद करता है उसको कहते हैं रिलेवेंट कॉस्ट। और इन अदर वर्ड वी कैन से, देखो बहुत एंगल से रिलेवेंट कॉस्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि रिलेवेंट कॉस्ट को समझना इतना आसान नहीं है। तो रिलेवेंट कॉस्ट को समझना मुश्किल बात है, फिर भी हम चारों तरफ से मतलब 4-5 डेफिनेशन को देख के रिलेवेंट कॉस्ट को समझेंगे। तो ठीक है, तो रिलेवेंट in other word we can say the cost which has an influence on the decision of डिसीजन मेकर। देखो जो डिसीजन मेकिंग के लिए जो खर्चा को हम कंसीडर करेंगे वो रिलेवेंट कॉस्ट। मतलब ये रिलेवेंट कॉस्ट का डेफिनेशन कब लगेगा? रिलेवेंट कॉस्ट का डेफिनेशन डिसीजन मेकिंग के वक्त लगेगा। अगर तुम डिसीजन ले रहे हो, वो डिसीजन के लिए जो खर्चा कंसीडर करना चाहिए वो रिलेवेंट कॉस्ट, वो डिसीजन के लिए जो खर्चे को तुम इग्नोर करना चाहिए वो रिलेवेंट कॉस्ट। हाँ, अदर भाषा में तुम बोलोगे तो वी कैन से दैट द कॉस्ट व्हिच हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन ऑफ डिसीजन मेकर। मान लो तुम एक डिसीजन ले रहे हो, एक कॉस्ट का इन्फ्लुएंस है वो डिसीजन के ऊपर, वो रिलेवेंट कॉस्ट। और एक कॉस्ट का इन्फ्लुएंस नहीं है, अगर एक कॉस्ट को तुम इग्नोर करोगे तो तुम्हारा डिसीजन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर इसको तुम कंसीडर करना या ना करना डिसीजन के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, वो होता है इररिलेवेंट कॉस्ट। अगर कुछ खर्चा का इन्फ्लुएंस है एक डिसीजन के ऊपर, इसको कहते हैं रिलेवेंट कॉस्ट। अब बोलेंगे सर ये डेफिनेशन क्या रिलेवेंट कॉस्ट का एक ही डेफिनेशन? नहीं बेटा, रिलेवेंट कॉस्ट का बहुत सारे डेफिनेशन है। चारों तरफ से हम रिलेवेंट कॉस्ट को अटैक करेंगे, फिर उसके बाद रिलेवेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। चलो फिर लिखो द कॉस्ट टू बी इनकर्ड ड्यू टू acceptance of an offer is called as relevant cost. The cost to be incurred due to acceptance of an offer is called as relevant cost. जरा इस डेफिनेशन को अच्छे से रीड करो। The cost to be incurred
मतलब वो खर्चा होगा केवल ऑफर को एक्सेप्ट करोगे तो। अगर तुम ऑफर को एक्सेप्ट करोगे तो खर्चा होगा, अगर तुम ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो खर्चा नहीं होगा, वो रिलेवेंट कॉस्ट। अगर तुम ऑफर को एक्सेप्ट करोगे तो खर्चा होगा, ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो भी वो खर्चा होगा, वो इररिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो खर्चा नहीं हो रहा है ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। हाँ, वही खर्चा तुम्हारा रिलेवेंट कॉस्ट में आएगा जो खर्चा होगा ओनली ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। अगर तुम ऑफर को एक्सेप्ट करोगे वो खर्चा होगा, अगर तुम ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो खर्चा नहीं होगा। चलो लिखो कंडीशन फॉर रिलेवेंट कॉस्ट। हम ये सारे कंडीशन लगाएंगे, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो वो खर्चा रिलेवेंट कॉस्ट में आएगा, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो वो रिलेवेंट कॉस्ट नहीं होगा। इट शुड बी फ्यूचर कॉस्ट। क्यों? क्योंकि द कॉस्ट टू बी इनकर्ड, मतलब वो खर्चा होगा, जो आगे खर्चा होगा वो रिलेवेंट, जो ऑलरेडी हो चुका है वो रिलेवेंट नहीं है। देखो, जो खर्चा ऑलरेडी हो चुका है, क्या उसको मैं बोल सकता हूं कि कॉस्ट टू बी इनकर्ड? मैं तो बोलूंगा कि कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड ना। तो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड रिलेवेंट नहीं होगा, कॉस्ट टू बी इनकर्ड रिलेवेंट होगा। तो कॉस्ट टू बी इनकर्ड अगर रिलेवेंट होगा तो डेफिनेटली वो यही कह रहा है कि ये फ्यूचर कॉस्ट। तो रिलेवेंट कॉस्ट तब होगा अगर वो कॉस्ट फ्यूचर कॉस्ट होगा। इट शुड बी डिफरेंट in amount in each alternative course of action. It should be different in amount in each alternative course of action. अब बोलेंगे सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया कि इट शुड बी डिफरेंट इन अमाउंट इन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। देखो, मान लो मेरे पास दो अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2, एक खर्चा, मान लो कि एक्सपेंसेस 1, अल्टरनेटिव 1 के लिए 100 रुपया नहीं 1000 रुपया, अल्टरनेटिव 2 के लिए 2000। ये रिलेवेंट होगा क्योंकि देखो, इट शुड बी डिफरेंट इन अमाउंट इन ईच अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। पहला अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में ये कितना 1000, दूसरा अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में कितना 2000, ये हो जाएगा तुम्हारा रिलेवेंट कॉस्ट। मान लो तुम्हारा एक्सपेंसेस 2, ये पहला केस में 1000, सेकंड केस में नहीं है, वो ये रिलेवेंट कॉस्ट होगा। अब बोलेंगे सर क्यों? देखो, ये रिलेवेंट होगा अल्टरनेटिव 1 के लिए, ये इररिलेवेंट होगा अल्टरनेटिव 2 के लिए। चलो इसको तुम एक काम करो, इसको हटाओ, ऐसे मत समझो, अभी तुम्हारे दिमाग में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है समझने के लिए। एक्सपेंसेस 2 यहां पे 1000, यहां पे भी 1000, ये इररिलेवेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट नहीं है इन अमाउंट टर्म इन ईच अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अगर एक खर्चा इन ईच अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में डिफरेंट नहीं होता है, वो इररिलेवेंट होता है, मतलब वो रिलेवेंट नहीं होता है। समझ में आया? हाँ, ये दो कंडीशन है रिलेवेंट कॉस्ट के लिए। तो रिलेवेंट कॉस्ट का मतलब क्या है? मतलब रिलेवेंट कॉस्ट का कंडीशन क्या होता है? इट शुड बी फ्यूचर कॉस्ट। ये पॉइंट हमें यही कह रहा है कि कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड इररिलेवेंट होगा। अच्छा, रिलेवेंट नहीं होगा, क्या वो इररिलेवेंट होगा या नहीं होगा हम तो बाद में देखेंगे। कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड रिलेवेंट नहीं होगा, फ्यूचर कॉस्ट हमेशा रिलेवेंट होगा। अगर एक खर्चा डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन में डिफरेंट अमाउंट टर्म में, वो रिलेवेंट होगा। अगर वो अमाउंट टर्म में डिफरेंट नहीं है, वो रिलेवेंट नहीं होगा। जो रिलेवेंट नहीं होगा, क्या वो इररिलेवेंट होगा या नहीं होगा, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम नहीं बोलेंगे कि वो इररिलेवेंट है। ठीक है,
चलो एक एग्जांपल लिखो। देखो सपोज कंस्ट्रक्शन कंपनी has a permanent supervisor. Suppose a construction company has a permanent supervisor with salary amount $20,000 per month for regular activity. मान लो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका एक सुपरवाइजर है, वो परमानेंट टेम्पोररी नहीं है, जिसको वो सैलरी दे रहा है 20,000 पर मंथ, हर महीना 20,000। नाउ द कंपनी received an offer। बेटा कंपनी को एक ऑफर मिला, क्या ऑफर के लिए तुम ऑब्जेक्शन कॉस्टिंग फॉलो करोगे? नहीं। तो ऑफर के लिए तुम्हें मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग या रिलेवेंट कॉस्टिंग फॉलो करना है। तो मान लो वो कंपनी को एक ऑफर मिल रहा है। नाउ द कंपनी रिसीव्ड एन ऑफर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ a guest house which will require 4 days of supervision। गेस्ट हाउस बनाने के लिए सुपरवाइजर का 4 दिन यूज होगा। वो ऑफर के लिए सुपरवाइजर का 4 दिन लगेगा, ठीक है। अब मेरे एक एक सवाल का जवाब दे दो। इफ एग्जिस्टिंग सुपरवाइजर एग्री to do the supervising work, the existing supervisor agree to do the work with no extra salary। बोलो, जो एग्जिस्टिंग सुपरवाइजर था वो कह रहा है कि सर मैं वो वर्क देख लूंगा, उसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा देने का दरकार नहीं। देखो मान लो ये मेरा एग्जिस्टिंग या रेगुलर प्रोडक्ट, इसको ये एग्जिस्टिंग या रेगुलर सुपरवाइजर सुपरवाइजिंग कर रहा है, यहाँ पे मेरा ऑफर होगा, मतलब गेस्ट हाउस बनेगा। वही सुपरवाइजर कह रहा है कि सर मेरे पास टाइम है, मैं उसको भी मैनेज कर दूंगा, जो 20,000 पर मंथ आप मुझे दे रहे हैं वो 20,000 पर मंथ ही देंगे, मुझे एक्स्ट्रा सैलरी कुछ देने का दरकार नहीं है। मतलब अगर वो सुपरवाइजर एक गेस्ट हाउस को सुपरवाइज नहीं करेगा, अगर वो सुपरवाइजर एक गेस्ट हाउस को सुपरवाइज नहीं करेगा तो वो पर मंथ कितना लेगा? 20,000। अगर वो सुपरवाइजर गेस्ट हाउस को सुपरवाइज करेगा फिर भी कितना लेगा? 20,000। इसका मतलब क्या सुपरवाइजर का सैलरी खर्चा हो रहा है ओनली फॉर द ऑफर? नहीं। तो ये ऑफर का रिलेवेंट कॉस्ट कितना होगा? सुपरवाइजर का सैलरी कितना होगा? मतलब सुपरवाइजर का सैलरी में कह रहा हूं, मटेरियल तो लगेगा, लेबर तो लगेगा, वो अलग बात है। सुपरवाइजर सैलरी का रिलेवेंट कॉस्ट ऑफर के लिए कितना होगा? नील। क्यों? क्योंकि कुछ खर्चा नहीं हो रहा है, मतलब
या अगर मैं वो गेस्ट हाउस नहीं ना करूं तो मेरा 20,000 होगा, अगर मैं गेस्ट हाउस बनाऊं तो मेरा भी 20,000 सुपरवाइजर सैलरी होगा। इसका मतलब ये दो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में अमाउंट टर्म में डिफरेंट नहीं है, तो इसीलिए रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ सुपरवाइजिंग सैलरी फॉर ऑफर नील होगा। तो अब लिखो इस केस में रिलेवेंट कॉस्ट सुपरवाइजर सैलरी फॉर ऑफर इज इक्वल टू नील। ऑफर का मतलब गेस्ट हाउस। चलो पॉइंट नंबर डबल आई मतलब सेकंड सिचुएशन को जरा देखो। इफ existing supervisor agree to do the work with salary of 23,000 for next month only, देखो वो 4 दिन लगेगा, ये जो 4 दिन लगेगा ना इसमें लिखो 4 संडे, मतलब नेक्स्ट मंथ वो गेस्ट हाउस कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, वो सुपरवाइजर कह रहा है कि सर आप तो मुझे 20,000 दे रही है, रेगुलर वर्क में कर रहा हूं, मैं रेगुलर वर्क के साथ वो गेस्ट हाउस को भी मैनेज कर दूंगा, क्योंकि गेस्ट हाउस का कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट मंथ में 4 संडे में होगा, तो नेक्स्ट मंथ के लिए मुझे 23,000 दे दीजिए, फिर गेस्ट हाउस खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आप मुझे रेगुलरली जितना दे रहे हैं 20,000 उतना ही पेमेंट करेंगे। अब बोलो नेक्स्ट मंथ का बात करो, अगर वो गेस्ट हाउस नहीं होगा तो सुपरवाइजर को मुझे 20,000 देना होगा, अगर गेस्ट हाउस का ऑफर में एक्सेप्ट करूं तो सुपरवाइजर को मुझे 23 देना है। तो ये जो गेस्ट हाउस का सुपरवाइजर सैलरी रिलेवेंट कितना होगा, मतलब वो गेस्ट हाउस देखो ऐसे ही तो 20,000 जा रहा है सुपरवाइजर का सैलरी गेस्ट हाउस ना बनाने से भी, अगर मैं गेस्ट हाउस बनाऊं तो 20,000 के साथ और 3,000 एक्स्ट्रा जाएगा, इसका मतलब जो गेस्ट हाउस का सुपरवाइजर सैलरी का रिलेवेंट कॉस्ट कितना होगा, बोलो 23,000 या 3,000? 3,000 क्यों? क्योंकि 3,000 खर्चा हो रहा है गेस्ट हाउस के लिए, 20,000 खर्चा हो रहा है रेगुलर प्रोडक्ट के लिए। समझ में आया मेरे बात? बोलो यस और नो? यस सर। चलो अब लिखो रिलेवेंट कॉस्ट इज इक्वल टू 3,000 और रिलेवेंट कॉस्ट इज इक्वल टू 3,000। थर्ड केस चलो डिस्कशन करो। चलो थर्ड केस और डिस्कशन नहीं करना है, ये हो गया हमारा रिलेवेंट कॉस्ट का मीनिंग। नेक्स्ट लिखो व्हाट इज सॉन्ग कॉस्ट। अब देखो सॉन्ग कॉस्ट क्या होता है, व्हाट इज सॉन्ग कॉस्ट। देखो सॉन्ग कॉस्ट लिखो, सॉन्ग कॉस्ट मीन्स the cost which has no influence on the decision of the decision maker, the cost which has no influence on the decision of decision maker, in other words
We can say that this cost should not be considered. This cost should not be considered in decision making process. देखो, सॉन्ग कॉस्ट का मतलब होता है जो कॉस्ट को हम इग्नोर करेंगे डिसीजन लेने के वक्त, मतलब इसका डिसीजन के साथ कोई लेना देना नहीं है, उसको कहते हैं सॉन्ग कॉस्ट। ठीक है, सॉन्ग कॉस्ट का मतलब होता है द कॉस्ट व्हिच हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन ऑफ द डिसीजन मेकर, मतलब जो डिसीजन मेकर जो डिसीजन ले रहा है वो डिसीजन के ऊपर इस कॉस्ट का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, मतलब वो कॉस्ट वो डिसीजन के लिए रिलेटेड नहीं है। तो जब तुम वो डिसीजन लोगे वो कॉस्ट को तुम इग्नोर करोगे या कंसीडर नहीं करोगे। तो ठीक है, चलो देखो, दो केस में हम एक कॉस्ट को बोलेंगे संक कॉस्ट। अगर वो कॉस्ट ये दो सिचुएशन में आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे संक कॉस्ट। क्या? कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड, जो खर्चा ऑलरेडी हो चुका है यानी पास्ट कॉस्ट। जो खर्चा ऑलरेडी इनकर्ड हो चुका है वो संक कॉस्ट होता है। संक कॉस्ट को हम इग्नोर करते हैं डिसीजन मेकिंग के वक्त। ठीक है, कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर, जो खर्चा फ्यूचर में होगा बट ऑलरेडी फिक्स्ड, कमिटेड। जो खर्चा फ्यूचर में होगा लेकिन मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूं कि वो खर्चा फ्यूचर में होगा। हाँ देखो, मान लो आज तुमने एक सुपरवाइजर को एम्प्लॉय किया, सैलरी फिक्स किया 20,000 पर मंथ। देखो, इसको तुम सैलरी 20,000 पर मंथ दोगे, ऑलरेडी कमिट कर चुके हो क्योंकि उसका एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, नेक्स्ट मंथ उसका सैलरी 20,000 दिया जाएगा। तो आज अगर तुम सोचोगे वो एक खर्चा तुम्हारा फ्यूचर में इनकर होगा, फिर उसके नेक्स्ट मंथ तुम्हें 20,000 देना होगा, तो ये खर्चा फ्यूचर में होगा लेकिन जिसका कमिटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। जो आगे खर्चा होगा उसका डिसीजन ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, इसको मैं ऑलरेडी कमिट कर चुका हूं, इसको ऑलरेडी मैं फिक्स कर चुका हूं, ये हो जाएगा मेरा संक कॉस्ट। तो दो कॉस्ट सिचुएशन में एक कॉस्ट को संक कॉस्ट बोला जाएगा। सिचुएशन नंबर 1, वो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड मतलब पास्ट कॉस्ट। सिचुएशन नंबर 2, वो कॉस्ट का कमिटमेंट ऑलरेडी हो चुका है, वो कॉस्ट का कमिटमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो वो भी हो जाएगा तुम्हारा संक कॉस्ट। क्या बेटा बात समझ में आ रहा है? बोलो यस और नो। हाँ, लिखो, कंडीशन फॉर संक कॉस्ट। कंडीशंस फॉर संक कॉस्ट, अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो एक कॉस्ट को हम संक कॉस्ट बोलेंगे। बोलो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? इट इज शुड बी पास्ट कॉस्ट, इट शुड बी पास्ट कॉस्ट। इसका मतलब वो खर्चा ऑलरेडी इनकर हो चुका है, इसका मतलब वो खर्चा ऑलरेडी इनकर हो चुका है।
इसके लिए और थोड़ा क्लैरिफिकेशन लिखो। इसका मतलब कॉस्ट हैज बीन ऑलरेडी incurred before taking the decision. Cost has been already incurred before taking the decision. मतलब मैं जो डिसीजन ले रहा हूं, जिस वक्त मैं डिसीजन ले रहा हूं, उससे पहले वो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर हो चुका है। और सेकंड कंडीशन क्या होगा? फ्यूचर कॉस्ट। बेटा फ्यूचर कॉस्ट हमेशा संक नहीं होगा, क्योंकि मैंने रिलेवेंट कॉस्ट के डेफिनेशन में या रिलेवेंट कॉस्ट का जो कंडीशन मैंने लिखवाया था, वहां पे मैंने लिखवाया था कि देखो द कॉस्ट इट मस्ट बी फ्यूचर कॉस्ट, ठीक है। लेकिन उसके साथ और कुछ मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा था। यहां पे मुझे एक्सप्लेनेशन लिखना होगा कि हाँ ये फ्यूचर कॉस्ट, बट कमा दे के लिखो द ऑब्लिगेशन of which has been already decided, that is committed cost, that is committed cost। मतलब जिसका कमिटमेंट ऑलरेडी हो चुका है, भले वो खर्चा फ्यूचर में होगा लेकिन उसका कमिटमेंट ऑलरेडी हो चुका है, वो संक कॉस्ट बुलाएगा, ठीक है। हाँ, तो संक कॉस्ट का मतलब होता है पास्ट कॉस्ट प्लस कमिटेड फ्यूचर कॉस्ट। संक कॉस्ट का मतलब होता है पास्ट कॉस्ट प्लस कमिटेड फ्यूचर कॉस्ट, ठीक है। हाँ, लिखो सम important examples, some important examples। देखो बेटा मैं आज रिसर्च कर रहा हूं, चलो मैंने रिसर्च किया, यहां तक मैंने रिसर्च किया, यहां पे मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ खर्चा किया। आज मैं डिसीजन ले रहा हूं कि जो मैंने रिसर्च किया, जो नॉलेज मुझे मिला, उस नॉलेज को लेकर मैं आगे कुछ प्रोडक्शन करूं या ना करूं। इसका मतलब जब मैं डिसीजन ले रहा हूं उससे पहले ऑलरेडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर्ड हो चुका है, तो यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट मेरा संक कॉस्ट हो जाएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी इनकर्ड हो चुका है पास्ट में। लिखो इस बात को, पहला एग्जांपल में लिखो और रिसर्च on development cost, always to be termed as research on development cost, always to be termed as sunk cost, that is due to पास्ट कॉस्ट। ये ऑलरेडी पास्ट में इनकर्ड हो चुका है। चलो सेकंड एग्जांपल में लिखो, मान लो कंपनी के पास 10 वर्कर है, तो कंपनी हैज परमानेंट लेबर। जो भी एग्जाम्पल में लिख रहा हूं उसको अच्छे से समझो, क्योंकि जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे ये सारे पॉइंट यूज होगा। अगर ये सब पॉइंट तुम थ्योरी समझ के छोड़ दोगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझने के लिए तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगा। हर एक एग्जाम्पल मेरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मान लो कंपनी हैज, बोलो कौन सा लेबर? परमानेंट लेबर। परमानेंट लेबर का मतलब तुम कमिटमेंट कर चुके हो कि तुम काम करोगे, काम तो फ्यूचर में होगा, मैं तुम्हें सैलरी दूंगा। इसका मतलब इनके लिए कमिटमेंट ऑलरेडी हो चुका होगा।
तो कंपनी हैज परमानेंट लेबर 10 वर्कर at the rate of 500 per day. Okay. नेक्स्ट 10 डेज के लिए कंपनी हैज नो वर्क टू डू। कंपनी के पास 10 परमानेंट लेबर है, ठीक है। परमानेंट लेबर का मतलब मेरा काम होगा तो भी मुझे सैलरी देना है, मेरा काम नहीं होगा तो भी मुझे सैलरी देना है। अच्छा, अगले 10 दिन के लिए कंपनी के पास कुछ काम नहीं है, तो इसका मतलब ये जो परमानेंट लेबर है ना, ये खाली खाली बैठ के पैसा ले लेंगे, तो ठीक है। तो कंपनी रिसीव्स एन ऑफर, कंपनी एक ऑफर रिसीव किया, which will require company receive an offer which will require such 10 worker। ये 10 वर्कर को हम काम में लगाएंगे। जो ऑफर मुझे कंपनी को मिला, कंपनी सोच रहा है कि मैं यही 10 वर्कर को काम में लगा दूंगा फॉर नेक्स्ट 10 डेज। बोलो, रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ सच वर्कर क्या होगा? नील। क्यों? देखो बेटा, सॉन्ग कॉस्ट हमेशा इररिलेवेंट होता है, ठीक है। तो अगर वो कॉस्ट सॉन्ग हो गया तो वो इररिलेवेंट हो जाएगा, यानी रिलेवेंट नहीं होगा। देखो, ये जो 10 वर्कर है, मैं आज डिसीजन ले रहा हूं, भले इनका पेमेंट अगले 10 दिन में होगा, वो काम होगा तो मैं पेमेंट करूंगा, वो काम नहीं होगा तो भी मुझे पेमेंट करना होगा, क्योंकि वो मेरे लिए परमानेंट वर्कर है ना। हाँ, तो इसीलिए भले ये खर्चा फ्यूचर में होगा, लेकिन इसका कमिटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। अगर कमिटमेंट ऑलरेडी हो चुका है तो फ्यूचर कॉस्ट इररिलेवेंट हो जाएगा, मतलब संक कॉस्ट हो जाएगा। तो संक कॉस्ट हमेशा इररिलेवेंट होता है, तो ये हो जाएगा संक कॉस्ट यानी इररिलेवेंट कॉस्ट। चलो, सॉन्ग कॉस्ट हो गया। अब लिखो इररिलेवेंट कॉस्ट क्या होता है। डिफाइन इररिलेवेंट कॉस्ट। देखो, जो रिलेवेंट नहीं होता है वो इररिलेवेंट होता है, सॉन्ग कॉस्ट हमेशा ही रिलेवेंट होता है, ठीक है। देखो, मान लो केस 1 में डिस्कशन कर रहा हूं, अगर मैं अल्टरनेटिव वन का मतलब है कि सिचुएशन या प्रोसेस। मान लो कि मैं प्रोसेस 1 फॉलो करूं तो 10 रुपया खर्चा होगा, अल्टरनेटिव 2 में 10 रुपया, अल्टरनेटिव 3 में भी 10 रुपया। बोलो, ये तो रिलेवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में वो अमाउंट टर्म में सेम है। तो अगर हर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में अमाउंट टर्म में एक खर्चा डिफरेंट नहीं होगा तो वो रिलेवेंट नहीं होगा। अच्छा, ये इररिलेवेंट हो जाएगा। अच्छा, यहां पे लिखो नो वर्क होगा तो भी 10 रुपया लगेगा। अल्टरनेटिव 1 अगर मैं फॉलो करूं तो 10 रुपया, अल्टरनेटिव 2 में भी 10 रुपया, अल्टरनेटिव 3 में भी 10 रुपया, अगर काम नहीं होगा तो भी 10 रुपया, यानी ये कमिटेड कॉस्ट हो जाएगा। ये कमिटेड कॉस्ट हो जाएगा क्योंकि काम नहीं होगा तो भी मुझे पेमेंट करना है परमानेंट वर्कर को, कमिटेड। तो कमिटेड वाला कॉस्ट सॉन्क होता है, तो ये तुम्हारे लिए सॉन्क कॉस्ट होगा। हाँ, ये मैं कह रहा हूं कि सॉन्क कॉस्ट इररिलेवेंट होता है, लेकिन
हम इररिलेवेंट एंड सॉन्ग को बाइफरकेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पे ये इररिलेवेंट कॉस्ट तो होगा क्योंकि सॉन्ग कॉस्ट हुआ ना, तो पहले हम सॉन्ग कॉस्ट को पकड़ेंगे। ठीक है, दूसरे एग्जांपल देखो, अगर मैं अल्टरनेटिव 1 फॉलो करूं तो 10 रुपया, अगर मैं अल्टरनेटिव 2 फॉलो करूं तो 10 रुपया, अगर मैं अल्टरनेटिव 3 फॉलो करूं तो 10 रुपया, अगर नो वर्क होगा तो नील। इसका मतलब ये कमिटेड नहीं है, कमिटेड होगा तो संक होगा, ये कमिटेड नहीं है। चलो, मतलब संक नहीं होगा, क्यों? अगर नो वर्क तो नील है ना, तो कमिटेड नहीं है, हाँ, तो संक नहीं होगा। अब बोलेंगे सर क्या ये रिलेवेंट कॉस्ट होगा? देखो, हर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में वो इक्वल मतलब डिफरेंट नहीं है, इसका मतलब ये रिलेवेंट नहीं होगा। तो जो संक नहीं होगा, जो रिलेवेंट नहीं होगा, वो डेफिनेटली इररिलेवेंट होगा। फिर से मैं कह रहा हूं कि संक कॉस्ट इररिलेवेंट होगा। ठीक है, तो इररिलेवेंट में इररिलेवेंट भी आएगा, संक भी आएगा। इसका मतलब हर संक कॉस्ट इररिलेवेंट होता है, लेकिन हर इररिलेवेंट कॉस्ट संक नहीं होता है। कॉन्सेप्ट पकड़ने के लिए कोशिश करो, हर संक कॉस्ट इररिलेवेंट होता है, क्योंकि संक कॉस्ट इररिलेवेंट ही होगा ना, तो हर संक कॉस्ट इररिलेवेंट कॉस्ट होगा, लेकिन हर इररिलेवेंट कॉस्ट संक नहीं होगा। फाइनल लेवल में तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कशन चाहिए। ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इररिलेवेंट कॉस्ट। चलो, थर्ड केस देखो, मान लो अल्टरनेटिव 1 में तुम्हारा 10 रुपया, अल्टरनेटिव 2 में तुम्हारा 12 रुपया, अल्टरनेटिव 3 में तुम्हारा 15 रुपया, अगर नो वर्क होगा तो नील। बेटा, नो वर्क होगा तो नील, क्या ये कमिटेड? नहीं, तो कमिटेड नहीं, पास्ट भी तो नहीं है ना, तो कमिटेड कॉस्ट नहीं, इसका मतलब ये संक कॉस्ट नहीं। फिर हर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में ये डिफरेंट, तो यानी ये हो जाएगा तुम्हारा रिलेवेंट कॉस्ट। ये हो जाएगा तुम्हारा रिलेवेंट कॉस्ट। ठीक है, अगर बोलो मैं तुम्हें एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या ऑल संक कॉस्ट इररिलेवेंट होगा? हाँ। क्या ऑल इररिलेवेंट कॉस्ट संक होगा? सर ऐसे नहीं है कि हर इररिलेवेंट कॉस्ट संक होगा, लेकिन हर संक कॉस्ट इररिलेवेंट होगा। लिखो, इररिलेवेंट कॉस्ट मीन्स those cost which has no influence on decision। जिस कॉस्ट का कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं रहता है डिसीजन के ऊपर, वो इररिलेवेंट कॉस्ट होता है। चलो, थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिखो। सम कॉस्ट आर इररिलेवेंट कॉस्ट। सम कॉस्ट इररिलेवेंट होता है, इट मीन्स सम कॉस्ट शुड नॉट बी considered for any decision। अगर तुम्हें डिसीजन लेना है, मतलब डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में तुम्हें सम कॉस्ट को कंसिडर नहीं करनी चाहिए। तो सम कॉस्ट आर इररिलेवेंट कॉस्ट, इट मीन्स सम कॉस्ट शुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एनी डिसीजन। Remember that all sunk
cost or irrelevant cost, but all irrelevant cost are not necessarily that sunk cost, not necessarily that sunk cost. मतलब हर sunk cost irrelevant cost होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हर irrelevant cost sunk cost ही होगा। हाँ, नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ डिसीजन। देखो बेटा, बेसिकली हम दो प्रकार का डिसीजन लेंगे, ठीक है। कितना प्रकार का हम डिसीजन लेंगे? दो प्रकार का डिसीजन। तो टाइप ऑफ डिसीजन में लिखो टाइप 1, whether to do the work or not, क्या मुझे वो काम करनी है या नहीं करनी है। इसका मतलब मेरे सामने एक पर्टिकुलर काम है, मैं यही डिसीजन ले रहा हूं कि क्या वो काम मुझे करना है या नहीं करना है। ये होगा मेरा टाइप 1 डिसीजन। बोलो टाइप 1 डिसीजन मतलब तुम्हारे सामने सीएमए फाइनल है। अब तुम सीएमए इंटर पास हो चुके हो, तुम्हारे सामने सीएम फाइनल है, तुम डिसीजन ले रहे हो कि क्या मुझे सीएम फाइनल करना है या नहीं करना है। ये टाइप 1 डिसीजन में आ जाएगा। सर टाइप 2 डिसीजन क्या होगा? मान लो अभी अभी तुम्हारा बीकॉम हुआ है, मान लो अभी अभी तुम्हारा बीकॉम हुआ है, तुम्हारे सामने दो दो कोर्स दिखाई दे रहा है, सीए एंड सीएमए। तुम डिसीजन ले रहे हो क्या मुझे सीएमए करना है या सीए करना है। देखो, क्या मुझे सीएमए फाइनल करना है या नहीं करना है, मतलब whether to do a particular work or not, ये होगा टाइप 1 डिसीजन। तुम जो भी डिसीजन आगे लोगे ना, ये डिसीजन हमेशा या तो टाइप 1 होगा नहीं तो टाइप 2 होगा। तो टाइप 1 में कौन सा डिसीजन आएगा? मेरे सामने एक ही पर्टिकुलर काम है, अब मैं यही डिसाइड कर रहा हूं कि क्या मुझे वो काम करना है या नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरा सीएमए इंटर हो चुका है, तो मेरे सामने सीए फाइनल तो नहीं आएगा, मेरे सामने एक ही आएगा सीएमए फाइनल। तो अब मुझे डिसीजन लेना है क्या मुझे सीएमए फाइनल ज्वाइन करना है या शादी वादी करके अपना घर संसार बनाना है। ये होगा मेरा टाइप 1 डिसीजन। लेकिन मैं बीकॉम हुआ, बीकॉम ऑलरेडी अभी अभी मेरा बीकॉम हो चुका है, तो मेरे सामने दो दो क्या तीन तीन चार चार पांच पांच कोर्स दिखाई दे रहा है। तो चलो बाकी सबको तो मैं इग्नोर कर रहा हूं। क्या मुझे सीए करना है या सीएमए करना है, मतलब सीए बेटर या सीएमए बेटर, जो बेटर होगा मुझे वही करना है। तो टाइप 2 डिसीजन होगा व्हिच वन इज बेटर। तो टाइप 2 डिसीजन में क्या चीज आएगा? व्हिच वन इज बेटर। व्हिच वन इज बेटर, इसका मतलब ये होगा तुम्हारा सिलेक्शन। देखो, मान लो मैं थोड़ा एक बढ़िया सा एग्जांपल ले रहा हूं, इसको पर्सनली मत लो, ठीक है। मान लो तुम्हारा एज हो चुका है, एज का मतलब इतना मतलब ज्यादा एज नहीं कि तुम बूढ़ा हो चुके हो, ये नहीं, में ओल्ड एज नहीं है। मान लो तुम्हें ऑलरेडी 26 या 27 हो चुका है, घर लोग फोर्स कर रहे हैं कि चलो शादी करो शादी करो। तुम पहले डिसीजन लोगे कि क्या मुझे शादी करनी है नहीं करनी है, टाइप 1 डिसीजन। मान लो तुमने सोच लिया या डिसीजन ले लिया कि हाँ मुझे शादी करना है, फिर तुम्हारे सामने दो दो तीन तीन चार चार प्रपोजल होगा,
हाँ, फिर उसके बाद टाइप 2 डिसीजन लोगे, व्हिच वन इज बेटर। ठीक है सर, अगर कोई कुछ भी बेटर नहीं मिला तो वो और कुछ हो सकता है, लेकिन हम तो कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में डिस्कशन करेंगे, एग्जांपल लेंगे। बोलो पहला डिसीजन क्या होगा, मतलब टाइप 1 डिसीजन क्या होगा, क्या मुझे वो पर्टिकुलर काम करना है या नहीं करना है। फिर टाइप 2 डिसीजन क्या होगा, व्हिच वन इज बेटर। चलो टाइप रिलेवेंट कॉस्ट, सॉन्ग कॉस्ट, इररिलेवेंट कॉस्ट। अगर टाइप 1 डिसीजन तुम ले रहे हो, क्या मुझे वो काम करना है या नहीं करना है, तब तुम रिलेवेंट कॉस्ट को कंसीडर करोगे, सॉन्ग कॉस्ट को इग्नोर करोगे, इररिलेवेंट कॉस्ट को भी कंसीडर करोगे। टाइप 1 डिसीजन के लिए क्या मुझे वो काम करना है या नहीं करना है, तुम्हें रिलेवेंट कॉस्ट को भी कंसीडर करना पड़ेगा, इररिलेवेंट कॉस्ट को भी कंसीडर करना पड़ेगा। अगर तुम टाइप 2 डिसीजन ले रहे हो, व्हिच वन इज बेटर, व्हिच वन इज बेटर, तो तुम रिलेवेंट कॉस्ट को कंसीडर करोगे, सॉन्ग कॉस्ट को इग्नोर करोगे, इररिलेवेंट कॉस्ट को इग्नोर करोगे। मतलब इररिलेवेंट कॉस्ट को हम कंसीडर करेंगे जब टाइप 1 डिसीजन हम लेंगे, मतलब क्या मुझे वो काम करना है या नहीं करना है। सॉन्ग कॉस्ट को तो हमेशा इग्नोर करेंगे। अगर व्हिच वन इज बेटर डिसीजन में ले रहा हूं तो इररिलेवेंट कॉस्ट एंड सॉन्ग कॉस्ट दोनों को मैं इग्नोर करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो लास्ट कॉन्सेप्ट आज के लिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद आज के क्लास को खत्म करेंगे, फिर जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलो फटाफट लिखो, व्हाट इज opportunity cost। What is opportunity cost? क्या बेटा तुम्हें याद है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, मैंने इंटर में समझाया था। आप बोलेंगे सर इंटर का कोर्स फीस भी ऑलरेडी ले चुके हैं। हाँ, क्या आपको फाइनल में फिर से कोर्स फीस लेना है या नहीं लेना है। बेटा हाँ, मुझे तो डेफिनेटली लेना है, तो फिर से समझाइए। अगर आप बोलेंगे सर कि नहीं नहीं हमें फाइनल में कोर्स फीस नहीं लेना है, तो आप बोलेंगे तो मैंने इंटर में पढ़ाया था, बस उसी नोट्स को यूज करो। बेटा मेरा गलती हो गया, मेरा आगे तुम्हें ऐसा नहीं पूछूंगा कि क्या मैंने इंटर में पढ़ाया था, तुम्हारा याद है या नहीं याद है। तो इंटर का कुछ भी डिस्कशन को हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हें फिर से पेमेंट करना है। ठीक है, चलो नालायक, मैं तुम्हें देख लूंगा आगे। लिखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स बेनिफिट्स फॉरगॉन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है बेनिफिट्स फॉरगॉन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है बेनिफिट्स फॉरगॉन व्हिच वुड हैव बीन रियलाइज्ड फ्रॉम next best alternative course of action, from next best alternative course of action, but due to acceptance of offer we have to be lost। देखो मुझे कितना मिल सकता था, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया। इसका मतलब अगर मैं जॉब करूंगा, मान लो मेरा सीए में डिग्री हो गया, मतलब क्वालिफाई हो गया, मुझे जॉब मिल गया, ठीक है, मेरा सैलरी फिक्स हो गया 10,000,
सॉरी 10 लाख, 10,000 तो नहीं होगा, 10 लाख। मतलब अगर मुझे जॉब मिल चुका है, सैलरी ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है 10 लाख, लेकिन मैं जॉब छोड़ के कोचिंग में जा रहा हूं, तो अगर मैं कोचिंग में नहीं जाता तो मुझे कितना मिल सकता था? 10 लाख। लेकिन कोचिंग में जाने के लिए मुझे उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। हाँ, तो कोचिंग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना हो जाएगा? 10 लाख। रीड करो फिर से इस डेफिनेशन को। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स बेनिफिट्स फॉरगॉन, मतलब तुम कितना बेनिफिट सैक्रिफाइस कर रहे हो इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब बेनिफिट्स फॉरगॉन which would have been realized from next best alternative course of action, but due to acceptance of offer we have to be lost. देखो in simple word, opportunity cost means inflow to be lost. तुम्हें पैसा मिलना था, लेकिन तुम वो मतलब क्या हुआ, तुम्हें पैसा मिलना था लेकिन ये ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए वो पैसा तुम्हें नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इनफ्लो टू बी लॉस्ट। ये होता है तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेफिनेशन। तो ठीक है, ओके। एग्जाम्पल ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि सीए में क्वालिफाई होने के बाद तुम्हें जॉब मिला, ठीक है। अच्छा चलो एक एग्जाम्पल हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन कॉपी में नहीं लिखेंगे। तुम कोशिश करो ये एग्जाम्पल को दिमाग में बैठने के लिए, तो ठीक है। अगर तुम ये एग्जाम्पल को दिमाग में बैठा दोगे तो तुम्हारा आगे जब भी हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यूज करेंगे तो तुम्हें बहुत आसान होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट। देखो मान लो मैंने अभी सीए में क्वालिफाई हुआ, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, कोई भी जॉब नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूं टीचिंग में जाने के लिए, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि मैं टीचिंग में जा रहा हूं, उसके लिए कुछ बेनिफिट्स में लॉस कर रहा हूं। आप बोलेंगे सर अगर मैं जॉब करूंगा तो मुझे 10 लाख मिलेगा। बेटा क्या श्योरिटी है? जब करोगे तो 10 लाख मिलेगा, लेकिन ऑलरेडी तुम्हारे हाथ में जॉब है, तुम उसको छोड़ के टीचिंग में जा रहे हो। तुम बोल सकते हो कि मैं सैक्रिफाइस करके आ रहा हूं। तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तुम फ्रेशर हो, तुम डिसाइड कर रहे हो कि मुझे कोचिंग में जाना है। कितना तुम सैक्रिफाइस किया? कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया। तुम बोलोगे सर मैं जॉब करूंगा तो 10 लाख मिलेगा, मैं बोलूंगा कि तुम जॉब करोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। सर ऐसे क्यों बोल रहे हो? बेटा मैं समझाने के लिए तो आर्गुमेंट मुझे तो करना पड़ेगा ना। तो जॉब करोगे कितना पैसा मिलेगा वो पता नहीं है, तो हो सकता है तुम्हें 10 लाख मिलेगा, हो सकता है तुम्हें 12 लाख मिलेगा, लेकिन मैं तो भगवान के पास यही दुआ कर रहा हूं कि तुम्हें 50 लाख मिल जाए। क्योंकि अगर तुम्हें 50 लाख मिल जाएगा तो तुम मुझे कुछ पेमेंट करोगे। अब बोलेंगे हाँ सर मैं आपके पास पढ़ा था, आपके नॉलेज मुझे अर्निंग करने के लिए हेल्प हो रहा है, तो चलिए आप हर साल मेरे से 10 लाख ले लीजिए। मतलब 50 लाख से अगर तुम्हें मिलेगा तुम 40 लाख से रखोगे, मुझे 10 लाख से दे दोगे, ठीक है। चलो मैंने अभी सीएम क्वालिफाई हुआ, मुझे ऑलरेडी जॉब मिल चुका है, सैलरी 10 लाख। जॉब मिलने के बाद मैं सोच रहा हूं कि टीचिंग में जाऊं, क्योंकि टीचिंग में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास क्वालिटी है तो, अगर क्वालिटी नहीं है तो टीचिंग लाइन बहुत खतरनाक हो जाएगा, तो इसीलिए इस लाइन में मत आओ। अगर तुम टीचिंग लाइन में आओगे तो मेरा कंपटीटर ही बनोगे ना। तो तुम देखो हम लोग ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, और ये डेवलप करने के लिए हमें कितना टाइम लगा? मुझे तो 8 साल लगा। 8 साल के बाद मैं आज वर्चुअल प्लेटफॉर्म में पढ़ाता हूँ। मेरा इंडिया का हर जगह में स्टूडेंट्स है। हाँ हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम था, अभी भी है, लेकिन हिंदी का प्रॉब्लम मुझे लगता है कि मुझे आगे जाने के लिए नहीं रुकेगा। डेफिनेटली एक दिन ना एक दिन हिंदी तो फ्लुएंस हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होती, ठीक है, ये बात याद रखना। चलो कोई बात नहीं। मेरे
हाथ में ऑलरेडी जॉब है, सैलरी 10 लाख, लेकिन मैं जॉब नहीं कर रहा हूं, मैं टीचिंग में जा रहा हूं। इसका मतलब टीचिंग में जाने के लिए मुझे 10 लाख का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा 10 लाख। समझ में आया? बोलो यस और नो? यस सर। चलो, मैंने वादा किया था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट खत्म करने के बाद आज के क्लास को मैं खत्म कर दूंगा, तो आज के क्लास में यहीं पे खत्म कर रहा हूं। ठीक है, अगले क्लास में हम रिलेवेंट कॉस्ट का और डिटेल डिस्कशन करेंगे, मतलब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इन तीनों का रिलेवेंट कॉस्ट का कंसेप्ट हम डिस्कशन करेंगे। मतलब मटेरियल कब रिलेवेंट होगा, कब इररिलेवेंट होगा, लेबर कब रिलेवेंट होगा, कब इररिलेवेंट होगा, एक्सपेंसेस या ओवरहेड कब रिलेवेंट होगा, कब इररिलेवेंट होगा। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा अगले क्लास। लेकिन नेक्स्ट क्लास करने से पहले तुम्हें पहला क्लास अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। जो स्टूडेंट्स ये मेरा डेमो क्लास देख रहे हो, ठीक है, मैं तो 2 या 3 डेमो क्लास दे दूंगा। उसके बाद तुम्हें क्लास परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो परचेज करने के लिए तुम ये जो नंबर स्क्रॉल हो रहा था, इस नंबर में तुम कांटेक्ट कर सकते हो। डीएस वर्चुअल का क्लास तुम्हें सीएमए फाइनल के लिए एसएफएम का क्लास मिलेगा, कॉस्टिंग का क्लास मिलेगा। क्या सर आप लॉग का क्लास भी देंगे? क्या सर आप डीटी का क्लास देंगे? तो एक काम करो, मुझे इस नंबर में कॉल करो, फिर हम डिस्कशन करेंगे कौन सा क्लास मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं सर हमें और थोड़ा डेमो चाहिए, बेटा मैं यही कह रहा हूँ कि पिछले 5-6 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ कॉस्टिंग। मेरा स्टूडेंट 96 तक मार्क्स स्कोर किए हैं। मैं अभी नहीं दिखाता हूँ, एडवर्टाइजमेंट मैं नहीं कर रहा हूँ, 96 तक जा चुके हैं। फिर मेरा एक सपना है कि एक स्टूडेंट को 100 लाना है। मेरा एक स्टूडेंट 100 लाएगा, तो इसीलिए मैं फिर से डेवलप कर रहा हूँ, फिर से नया नया कॉन्सेप्ट डिस्कशन करूँगा, नया नया प्रॉब्लम डिस्कशन करूँगा। तुम भरोसा रखो हमारे क्लासेस के ऊपर, और डेमो क्लास मत लो, आज ही क्लास बाय करो। डिस्काउंट भी मिल जाएगा, उसके लिए चिंता मत करो। अभी डिस्काउंट का सीजन चल रहा है, तो डिस्काउंट भी मिलेगा, तो इमीडिएटली हमारे क्लासेस बाय करो। देखो कॉस्टिंग पेपर में क्या होता है ना, सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स एक फ्री क्लासेस के ऊपर भरोसा करते हैं। फ्री क्लासेस का मतलब बहुत सारे टीचर का क्लासेस ऑलरेडी लीक हो चुका है मार्केट में। वो 2012 या 13 का क्लास, ठीक है, उस वक्त टेक्नोलॉजी इतना अच्छा नहीं था, तो तुम वो क्लास के ऊपर भरोसा मत करो। अगर तुम्हें कहीं पे भी फ्री क्लास मिल रहा है, ठीक है, अगर वो क्लास तुम करोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। क्यों? बहुत टाइम जाएगा। मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि तुम सारे क्लास कंप्लीट नहीं कर पाओगे। हमारा ये जो क्लास है ना, हाँ हमारा ये जो क्लास है, हो सकता है कि कॉन्सेप्ट बराबर रह सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो एक ही है, हर टीचर एक ही कॉन्सेप्ट को मतलब मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे समझाऊंगा, और एक टीचर के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो डिफरेंट समझाएंगे ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेफिनेशन, हाँ एग्जाम्पल डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। फिर भी हमारा जो क्लासेस है ना, वो कॉन्सेप्चुअल क्लास रहेगा, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्लास रहेगा। 40 या 35 क्लासेस के अंदर हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो ज़्यादा टाइम तुम्हारा वेस्ट नहीं होगा। एकदम पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे, फिर प्राइस भी कम है, तो इसीलिए तुम वो फ्री क्लासेस या यूट्यूब में जो क्लासेस फ्री में मिल रहा है, वो टीचर एक्चुअली सारे कंसेप्ट तुम्हें अगर क्यों कोई कंसेप्ट, मतलब एक टीचर तुम्हें सारे क्लासेस फ्री में दे देगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारे क्लासेस के ऊपर भरोसा करो, हमारा क्लासेस बाय करो, परचेज करो, फिर कॉस्टिंग पेपर में तुम्हारा अच्छा कैरियर कैसे होगा उसका जिम्मेदारी मैं ले लूँगा। चलो बहुत हो गया, आज के लिए इतना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे कल।